नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दोस्तों कल एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि जो क्लासिफिकेशन है आपकी पोस्ट का वो पोस्टें थोड़ी घटाकर कम कर दी गई है। 750 से 693 कर दी गई है। तो दोस्तों पोस्टें अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ इसमें कर रहे थे कि पोस्टें कम कर दी ज़्यादा कर दी, तो दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी तैयारी है उसको निरंतर रखें और अब कुछ नया पढ़ने से अच्छा दोस्तों जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिपीट करें। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, इन सबको देखें दोस्तों। कुछ नया पढ़ने से अब बचना दोस्तों, क्योंकि कुछ नया पढ़ोगे फिर दोस्तों कुछ डाउटफुल रहता है, फिर आप उसके चक्कर में जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है दोस्तों उसको ख़राब कर लोगे। इससे अच्छा क्या है, आप नया ना पढ़ने के बजाय प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, जो भी हैं आपके पास क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चंस, वो सब पढ़ते जाइए। तो इसी क्रम में दोस्तों हम कल 35 क्वेश्चन तक हम बात कर चुके थे प्रीवियस ईयर पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी JT एग्ज़ाम के। तो अब हमारे अगले क्वेश्चन से बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा है पीछे का तो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो आने वाली हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, द मेट्स स्टैंड्स फॉर, मेट्स स्टैंड फॉर यानी मेट किसके लिए इनमें से है, यानी मेट्स का पूरा नाम क्या है? तो मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी, मेटा डाटा इनकोडेड फॉर टेक्सचुअल सोर्सेज। ऑप्शन सी, मशीन एनकोडेड टेक्सचुअल स्टैंडर्ड। और ऑप्शन डी, मशीन एनकोडेड ट्रांसमिशन सिस्टम। तो बताइए दोस्तों मेट्स जो है उसका इनमें से क्या पूरा नाम है? मेट्स शब्द है जो टर्म है वो किसके लिए स्टैंड है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हिंदी की बात करें तो ये सेम ही होगा दोस्तों, हिंदी के अंदर भी कि METS का आपका क्या अभिप्राय है या इसका क्या अर्थ है। तो जनरल सी बात है दोस्तों, इंग्लिश के अंदर इजी रहेगा आपके लिए बताने का। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अगर मैथ्स से आता है और हर एक फुल फॉर्म दोस्तों पूछी जाती है तो एक काम कर सकते हो आप, जितने पेपर्स हैं, जितने मॉक टेस्ट हैं, उनके जो फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं उनको एक साइड में अलग से नोट कर लो या अलग से रीड कर लो, ताकि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उनमें से ही कोई ना कोई फुल फॉर्म दोबारा पूछ ली जाती है तो वो आप क्वेश्चन का आंसर सही दे पाओगे। तो याद रखना दोस्तों 36 जो क्वेश्चन है हमारा कि मेट स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेटा डाटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। मेटा डाटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मेट्स का स्टैंड्स किसके लिए है, क्या अभिप्राय है मेट्स का? मेटा डाटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर इज। दोस्तों साइज जो भी स्टैंडर्ड साइज है ना, उनमें से स्टैंडर्ड साइज दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कैटालॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर, परिग्रहण पंजिका जो है इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, मानक दोस्तों आकार क्या होता है इसका, इसके बारे में हमें बताना है। तो याद रखना जो एक्सेशन रजिस्टर है उसका स्टैंडर्ड साइज दोस्तों क्या होगा आपका, उसका स्टैंडर्ड साइज होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 16x13, 16x13 इंच दोस्तों, ये याद रखना आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम बने होते हैं। न्यू आंकड़ों के डाटा के अनुसार बताने हैं दोस्तों, GFR नए GFR के अनुसार बताना है आपको, जनरल फाइनेंशियल रूल के अनुसार। क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। स्केलर चेन सोच कि स्केलर चेन है वो क्या दर्शाती है, क्या प्रदर्शित करती है? स्केलर चेन बोलते हैं दोस्तों सोपानिक श्रृंखला को। सोपानिक श्रृंखला है जो वो क्या शो करती है, ये क्या प्रदर्शित करती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी चेन फॉर लोकेटिंग रैक्स, ऑप्शन सी स्केल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ, ऑप्शन डी ए लिंक इन द चेन, ए लिंक इन द चेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से समझना चाहोगे तो याद देखो ध्यान से। सोपानिक श्रृंखला यानी स्केलर चेन प्रदर्शित करती है प्राधिकर संरचना, यानी
प्राधिकार संरचना, ऑप्शन बी रैंकों के स्थान निर्धारण के लिए श्रृंखला, ऑप्शन सी स्टाफ के कार्य निष्पादन का पैमाना, या श्रृंखला में एक कड़ी। तो बताइए दोस्तों, श्रृंखला जो है सोपानिक वो क्या प्रदर्शित करती है, यानी स्केलर चेन है वो क्या शो करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताइए दोस्तों स्केलर चेन के बारे में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्केलर चेन दोस्तों प्राधिकार संरचना शो करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर। याद रखना क्या करेगी, प्राधिकार अथॉरिटी। यानी दोस्तों स्केलर चेन जैसे सोपानिक श्रृंखला ये श्रृंखला है, तो यहाँ जैसे ऊपर ऊपर को सबसे बड़ा कोई पद है वो पद वाला, फिर उससे नीचे 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 पद वाला, यानी अधिकार सबसे ज़्यादा इसको, फिर उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। ये दोस्तों स्केलर चेन है जो कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना बहुत सारे लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो ध्यान से, कि जोटेरो इज ए, कि जोटेरो है ना वो क्या है, इनमें से बताना है जो जोटेरो है वो क्या है। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी सीरियल मैनेजमेंट सिस्टम, या ऑप्शन डी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो बताना है दोस्तों जोटेरो इनमें से क्या है, कौन सा सिस्टम है, बिब्लियोग्राफिक है या रेफरेंस है या सीरियल है या कंटेंट है। तो बताइए दोस्तों जोटेरो क्या है। तो जोटेरो याद रखना दोस्तों, जोटेरो क्या है, ऑप्शन बी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है जोटेरो, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क, इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। ऑप्शन को देखकर बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए कैलिबनेट, ऑप्शन बी इंस्पेक, ऑप्शन सी इनफ्लिबनेट और ऑप्शन डी ब्लिसनेट। तो बताइए दोस्तों कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा, कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क है यानी अपने नहीं है, भारत का नहीं होगा, तो वो कौन सा है इंटरनेशनल नेटवर्क, क्या जो इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क है वो कौन सा है, कैलिबनेट है, इंस्पेक है, इनफ्लिबनेट है या ब्लिसनेट है। दोस्तों इन ऑप्शन में देख के आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, इनमें से जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो है इंस्पेक। क्या है, इंस्पेक। अब इंस्पेक की स्थापना, इंस्पेक कब बना ये आप बताओगे दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे दोस्तों, आपकी इंस्पेक कब बना, इंटरनेशनल नेटवर्क, और इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नाउन एज, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नाउन एज क्या कहलाती है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस, ऑप्शन बी रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेस, ऑप्शन सी परपेचुअल एक्सेस और ऑप्शन डी ऑनलाइन एक्सेस। दोस्तों ये क्वेश्चन देख मैंने कहा था कि जो ये एग्ज़ाम पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एग्ज़ाम पेपर एक तरह से हर आपके सिलेबस को कवर करता है, हर एक टॉपिक को कवर करता है, और जो क्वेश्चन है नए क्वेश्चन है, कैसे भी प्रकार के इजी क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इस एग्ज़ाम में पूछ लिए गए थे। तो आपके लिए इस प्रकार का ही पैटर्न एग्ज़ाम का रहता है, तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखेगा दोस्तों। और अगर आपको इससे अपनी तैयारी को परखना है तो आप परख भी सकते हैं। अगर थोड़ी आपको कोई कमज़ोरी या कुछ लग रहा है कि हाँ तैयारी ठीक है कम है, तो आप दोस्तों थोड़ा और मेहनत करें, क्योंकि क्लासेज के अलावा हमारी 1 घंटे के लगभग क्लासेज रहती है, उसके अलावा भी आपके पास बहुत काफ़ी समय है। तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों, जहाँ से भी आपको पढ़ने को मिले वहीं से पढ़िए बस। अब कुछ नया, कुछ थ्योरी उठाने के अलावा क्या करोगे आप, जितने क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट निकाल सकते हो उतने मॉक टेस्ट निकालना दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखना, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल, ई जनरल की जो बैक वॉल्यूम्स हैं उनको एक्सेस करने को क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है। तो याद रखना परपेचुअल एक्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परपेचुअल एक्सेस। क्या कहा जाएगा, परपेचुअल एक्सेस कहा जाएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे अगला क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ड ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज डिक्शनरीज,
विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ड ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज डिक्शनरी? ऑप्शन ए इटिमोलॉजी, ऑप्शन बी ग्लॉस, ऑप्शन सी वर्नाकुलर, ऑप्शन डी ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि कौन सा विच ऑफ द पार्ट फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट नहीं है, बताना है कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है। अगर हिंदी में भी देखना चाहो तो आप देखो दोस्तों क्या कहेंगे इसको, देखो ध्यान से, कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शब्दकोश यानी लैंग्वेज डिक्शनरी के शब्द निरूपण का भाग नहीं है, कि शब्द बनता है उसका भाग नहीं है। ऑप्शन ए व्युत्पत्ति, तो आपको पता है कोई भी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कहीं ना कहीं से होती है। ऑप्शन बी ग्लोस, ऑप्शन सी स्थानिक भाषा यानी कोई भी शब्द है उसकी एक भाषा होती है। और ऑप्शन डी व्याकरणिक सूचना ग्रामेटिकल भी इंफॉर्मेशन होती है, कि मात्रा बड़ी आएगी छोटी आएगी, कौन सा ए आएगा छोटे वाला बड़े वाला। तो ये सभी डिपेंड करता है, व्युत्पत्ति डिपेंड करती है दोस्तों, स्थानिक भाषा भी डिपेंड करती है क्योंकि भाषा शब्दकोश के बारे में पूछा है। और भाषा हमेशा आपको पता है भाषा की व्याकरण होती है, चाहे वो हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे पंजाबी है, चाहे संस्कृत है, हर भाषा की अपनी व्याकरण भी होती है। तो ये दोस्तों तीनों तो भाषा शब्दकोश के शब्द निरूपण के भाग होते हैं, लेकिन जो ग्लोस है दोस्तों वो भाग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 42 का बी ऑप्शन ग्लोस दोस्तों। क्लियर? यानी इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज हैं जैसे डिक्शनरी, डायरेक्टरीज, इंसाइक्लोपीडिया, इनके अंदर से भी डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और पूछे भी गए हैं। तो आपके लिए ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन जी के अनुसार द रेफरेंस सर्विस एम्ड ए फ्रेशमैन इज कॉल्ड, कि जो बंदा नया है, बिल्कुल कोई पाठक है जो लाइब्रेरी में जाता है बिल्कुल नया है, उसके लिए जो संदर्भ सेवा दी जाती है, तो रंगनाथन जी के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जनरल हेल्प टू जनरल रीडर, ऑप्शन बी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी इनिशिएशन, ऑप्शन डी इनिटेशन, और ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस। तो बताइए दोस्तों 43, और ये टॉपिक है आपके पूरा का पूरा एक सीधा टॉपिक है, इससे ये क्वेश्चन बनता है कि रंगनाथन जी के अनुसार कोई पाठक है, पाठक को कोई जानकारी देनी है, नया पाठक है यानी नव आगुंतक है, बिल्कुल नया है, उसको जानकारी देनी है, तो उस सर्विस को क्या कहा जाता है, उस सेवा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये सीधा सीधा एक परिभाषा के रूप में ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये टॉपिक है आपके दोस्तों लाइब्रेरी इंटीनेशन। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुस्तकालय दीक्षा। क्या बोलेंगे? दीक्षा। पुस्तकालय दीक्षा क्या बोलेंगे दोस्तों? दीक्षा। ऐसा रंगनाथन जी के अनुसार नव आगुंतक यानी नया पाठक को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है दीक्षा, यानी पुस्तकालय दीक्षा, लाइब्रेरी इंटेंशन दोस्तों, इंटेंशन, ठीक है। पुस्तकालय दीक्षा और लाइब्रेरी इंटेंशन ये आपके सीधा सीधा टॉपिक भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यूजर स्टडीज, यूजर एजुकेशन इसी के अंदर आएंगे। यूजर स्टडीज, यूजर एजुकेशन भी आप अच्छे से केवल परिभाषा को पढ़ना है, क्योंकि परिभाषा से, डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों इन टॉपिक में से, तो थोड़ा थ्योरेटिकल आप लैंग्वेज है जो डेफिनेशन है, चाहे रंगनाथन जी के अनुसार है या कोई भी और ऑथर है जिसने इस पर वर्क किया है जिस टॉपिक पर, तो उनकी डेफिनेशन को अच्छे से रीड करके जाना दोस्तों, क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 44। दैट टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाज फर्स्ट यूज इन प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बाय। द टर्म, कौन सी टर्म? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यानी सूचना प्राप्ति, वाज फर्स्ट यूज्ड इन पैलेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बाई। ऑप्शन ए HP लुहान, ऑप्शन बी डी फोस्केट, ऑप्शन सी रंगनाथन और ऑप्शन डी केल्विन मूवर्स। ऑप्शन ए HP लुहान, ऑप्शन डी फोस्केट, ऑप्शन सी रंगनाथन, ऑप्शन डी केल्विन मूवर्स। हिंदी में भी देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी में भी देख लो कि डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर, जो टर्म थी डॉक्यूमेंटेशन, उसके स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यानी सूचना पुनः प्राप्ति सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? HP लुहान ने किया था, डी फोस्केट ने किया था, या रंगनाथन जी ने किया था, या ऑप्शन डी क्लेविन मोर्स ने किया था? तो बताइए दोस्तों किसने डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन
रिट्रीवल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन मूवर्स। ऑप्शन नंबर डी, केल्विन मूवर्स इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? ये डॉक्यूमेंटेशन था, उसकी जगह इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रयोग में लिया था। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन 45। ये जो आपके छोटा सा एक टॉपिक दिया गया है दोस्तों सिलेबस के अंदर, रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च मेथड से रिलेटेड, तो ये टॉपिक है दोस्तों आपका चैप्टर रिसर्च मेथडोलॉजी से। ठीक है, कि रिसर्च मेथडोलॉजी है जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान में रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। तो इसको आज अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से रीड करना है तो आप VMU की जो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की बुक्स हैं जो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो एमलिब की बुक है 02 यानी 2 नंबर पेपर है, 2 नंबर बुक है रिसर्च मेथडोलॉजी, उसके अंदर जो भी आपके टॉपिक्स मैच होते हैं तो उन टॉपिक को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ऑथेंटिक बुक रहता है ये सब आपके लिए, यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ना, और इजी लैंग्वेज में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाय विच, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाय विच मोड मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी आर फॉर्मेट? देख लो दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय निर्माण की विधियां है ना जो, उनको पढ़कर ही जाना है। और अगर आप वैसे नहीं पढ़ पाते पूरी विधियां तो विधियों से संबंधित कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट फॉर्मेशन से बना है, कौन सी सिस्टम से बना है, विधि से बना है, तो ये दोस्तों अधिकतर 10-12 रिपीटेड रहते हैं। कभी मैनेजमेंट साइंस, कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी, कभी हिस्ट्री, कभी बायोकेमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका पूछा जाता है बार बार कि ये किससे फॉर्मेट हुए हैं, किस सब्जेक्ट जो है विधि है, सब्जेक्ट की फॉर्मेशन की, विषय निर्माण की विधि है, किस विधि से बने हैं। ऑप्शन ए डिसोलेशन, ऑप्शन बी फ्यूजन, ऑप्शन सी एग्लोमेरेशन, ऑप्शन डी क्लस्टर। तो हमें बताना है मैनेजमेंट साइंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, वो किस विषय निर्माण की पद्धति से बने हैं। इनमें से ऑप्शन देख के बताइए दोस्तों किससे बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिलेशन। किससे? डिस्टिलेशन विधि से मिलकर बने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोटेशन इज यूज्ड बिफोर स्टैंडर्ड सब डिविजन इन DDC? कि विच नोटेशन अंकन इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड सब डिविजन इन DDC, कि किसके बाद में नोटेशन का यूज किया जाता है DDC के अंदर दोस्तों। ये आपको जनरली पता होगा। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 0। तो हिंदी में भी देख सकते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। कि DDC में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन दोस्तों SS बोला जाता है शॉर्ट में। DDC की आपको पता है अब फिलहाल 4 बुक्स है, लेकिन वैसे कितनी बुक्स थी जो हमारे सिलेबस में रहता है 19वां संस्करण एडिशन, उसमें 3 बुक्स थी। ठीक है, उसमें एक बुक होती है टेबल्स बुक। ठीक है, तो DDC के अंदर क्या रहता है दोस्तों, जो टेबल रहती है, टेबल हमारी 1, कौन सी टेबल? टेबल नंबर 1 जो होती है वो होती है टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन की, यानी SS मानक उप विभाजन की। तो मानक उप विभाजन टेबल 1 से जो भी नंबर लिखते हैं उसके अंदर कौन से नोटेशन का या कौन से नंबर का यूज किया जाता है? इनमें से ऑप्शन ए है 000 यानी 4 बार 0, ऑप्शन बी 00, ऑप्शन सी 000 और ऑप्शन डी 000। तो बताइए दोस्तों, विच नोटेशन इज यूज्ड बिफोर स्टैंडर्ड सब डिवीजन इन DDC? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब बात करेंगे हम हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द शेड्यूल्स या सेक्ड्यूल्स CC प्रोवाइड्स, कि कौन से टाइप का शेड्यूल CC प्रदान करवाता है, CC प्रोवाइड करवाता है। CC का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कॉलन क्लासिफिकेशन से। किससे मतलब है? कॉलन क्लासिफिकेशन से मतलब है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सिलरी टेबल्स, ऑप्शन बी है फॉर्म डिवीजन, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड सब डिवीजन और ऑप्शन डी है कॉमन आइसोलेट। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द शेड्यूल्स CC प्रोवाइड्स, कि CC इनमें से कौन से टाइप का शेड्यूल उपलब्ध करवाता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने स्टैंडर्ड सब डिवीजन की बात करें, ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन होता है दोस्तों
टेबल में यानी डीडीसी वाली बुक में। ऑक्सिलरी टेबल होती है दोस्तों यूडीसी के अंदर। तो इसके अलावा फॉर्म डिवीजन दोस्तों नहीं होता, लेकिन जो शेड्यूल है वो कॉमन आइसोलेट का एक खुद चैप्टर होता है, सामान्य एकल का एक चैप्टर होता है कॉलन क्लासिफिकेशन बुक के अंदर दोस्तों, जिसमें कॉलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट है वो दो टाइप के होते हैं, एसीआई और पीसीआई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा कॉमन आइसोलेट यानी सीआई, कॉमन आइसोलेट, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एसीआई और पीसीआई दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट इज ए, टेम्पलेट है वो एक है, क्या है, रिकर्सिव रूटीन, स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन, आईओ मेजर या असेंबलर प्रोग्राम। तो बताइए दोस्तों इनमें से टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट क्या है, कि एक स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन है, आईओ मेजर्स है, असेंबलर प्रोग्राम है। तो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा राइट होगा, कि टेम्पलेट दोस्तों याद रखना, टेम्पलेट कोई भी टेम्पलेट है वो एक स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन होता है टेम्पलेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी यानी संरचित विषय विनिर्देश, संरचित विनिर्देश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज कंसर्न्ड विद, कि प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है वो इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है, रिक्लासिफिकेशन के साथ है, या प्रिजर्वेशन के साथ है, या स्टॉक टेकिंग के साथ है। बताइए दोस्तों, आपने प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ है, आपका क्वेश्चन है। मैंने जितने भी कैनन्स और प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्लासेस करवाई है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के अंदर, आप प्ले लिस्ट बनी हुई है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की अलग अलग, तो वहां जाकर आप देख भी सकते हैं। तो बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है वो इनमें से किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है वो जुड़ा हुआ है पुनः वर्गीकरण से, किससे, पुनः वर्गीकरण, पुनः वर्गीकरण यानी रीक्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रीक्लासिफिकेशन दोस्तों। कैनन एंड प्रिंसिपल चाहे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के हो या कैटालॉगिंग के, इनमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो एक बार जो नियम है, सिद्धांत है, जो उपसूत्र है, उनको अच्छे से रीड करके जाना है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट रिलेटेड विद अकेडमिक लाइब्रेरीज। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट, कि इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है रिलेटेड, किससे संबंधित, विद अकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय दोस्तों जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है उनमें स्थित जो पुस्तकालय है वो शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी होते हैं। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा नेटवर्क है जो एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन ए है इनफ्लिबनेट, ऑप्शन बी है निकनेट, ऑप्शन सी है अर्नेट और ऑप्शन डी है जेनेट। तो बताइए दोस्तों कौन सा नेटवर्क एकेडमिक लाइब्रेरी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन ए इनफ्लिबनेट, ऑप्शन बी निकनेट, ऑप्शन सी अर्नेट और ऑप्शन डी जेनेट। देखो दोस्तों नेटवर्क्स आपके टॉपिक है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपके सामने है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह दोस्तों आप तैयारी कीजिए ताकि आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा क्वेश्चन को डीपली से अच्छे से पढ़कर आंसर दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब क्वेश्चन पे आपने टाइम भी आपके पास अच्छा है, क्वेश्चन पे आपने थोड़ा सा समय दे दिया, थोड़ा सा सोच लिया कि हाँ ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, किस टॉपिक से है, फिर टॉपिक के अंदर कौन से दोस्तों आता है अलग, की एकेडमिक है, यूनिवर्सिटी का अलग रहता है, तो किसके लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यानी सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन ये इस यूनिट से है, फिर किस यूनिट में किस टॉपिक से है, तो दोस्तों आप आंसर को सही कर दोगे। क्योंकि एक टॉपिक है, हालांकि ऑप्शन कई बार ऐसा होता है कि उस टॉपिक से संबंधित ऑप्शन ही नहीं होते हैं, तो वो ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा टाइम देकर क्वेश्चन को आंसर देना ताकि आपका हर एक क्वेश्चन राइट हो और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका निकनेट, कि निकनेट है ना वो एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा इनफ्लिबनेट, अर्नेट और जेनेट तीनों नेटवर्क एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो अब याद हो गए आपको कि किससे एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड कौन सी है, एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड कौन सा नहीं है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑथर्ड बाय एस आर रंगनाथन। दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार आपको करवा दिया है
कि इनमें से कौन सी पहली पुस्तक है डॉक्टर रंगनाथन जी की। डॉक्टर रंगनाथन जी कौन है आपको पता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो उनकी जो पहली पुस्तक है, पहली बुक है ऑथर की हुई, लिखी हुई, वो कौन सी है इनमें से। ऑप्शन ए लाइब्रेरी मैनुअल, ऑप्शन बी प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी कॉलन क्लासिफिकेशन और ऑप्शन डी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों मैंने बताया था किस टॉपिक की टेस्ट सीरीज जो हमने क्वेश्चन सीरीज की थी, किसमें बताया था, आपके क्लास नंबर 2 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में बताया कि सबसे पहली पुस्तक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931। इसके बाद में कॉलन क्लासिफिकेशन है 1933। इसका पब्लिश ईयर है प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का 1937। इस पुस्तक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, जो यानी सब्जेक्ट निर्माण की विधियां हैं, उनके बारे में चर्चा की थी रंगनाथन जी ने। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन हमारा कि फर्स्ट बुक कौन सी थी। तो फर्स्ट बुक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना कि द क्लास इंडेक्स एंट्रीज विच आर डेरिव्ड फ्रॉम द क्लास नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन क्लासिफाइड कैटलॉग आर बेस्ड अपॉन। एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दोस्तों आप आंसर आराम से दे दोगे कि द क्लास इंडेक्स एंट्री आती है, आपको पता चल जाएगा कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। विच आर द डेरिव्ड फ्रॉम द क्लास नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन क्लासिफाइड कैटलॉग आती है, यानी CCC। कौन सी कैटलॉगिंग स्कीम, CCC। तो अब कौन से क्लास नंबर से डेरिव्ड होती है डॉक्यूमेंट के लिए क्लासिफाइड कैटलॉग बेस्ड अपन। अब हिंदी में समझना चाहो तो हिंदी में भी अच्छे से समझ सकते हो। क्या कहता है क्वेश्चन कि वर्ग अनुक्रमणिका जो प्रलेख यानी बुक की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है, निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है। आपको जैसा कि पता है कि CCC जो विधि है ना क्लासिफाइड कैटलॉग की, उसमें क्लास इंडेक्स एंट्री कैसे बनाई जाती है। क्लास इंडेक्स एंट्री क्या होता है दोस्तों, क्लास नंबर होता है ना जो आपका क्लास नंबर, उस क्लास नंबर को खोला जाता है। किसके द्वारा खोला जाता है, ध्यान से रखना, एक चेन प्रोसीजर होती है। क्या होती है, एक चेन प्रोसीजर बनाई थी डॉक्टर रंगनाथन जी ने। इस चेन प्रोसीजर में दोस्तों कड़ियाँ होती है, लिंक्स होती है, कौन सी लिंक का यूज करना होता है, कौन सी लिंक का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, तो इनमें से पूछा है क्वेश्चन में कि वर्ग अनुक्रमणिका जो है आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री, उसमें से वर्ग संख्या से कौन सी प्राप्त होती है, या प्रलेख किस पर आधारित होता है, कौन सी कड़ी पर आधारित होता है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा दोस्तों अच्छे से याद रखना, इंग्लिश में आप आसानी से कर पाओगे। ऑप्शन ए है मिसिंग लिंक, ऑप्शन बी है साउट लिंक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी है साउट लिंक, ऑप्शन सी है फॉल्स लिंक और ऑप्शन डी है अनसाउट लिंक। बताइए दोस्तों, मिसिंग आ गया तो मिसिंग लिंक का तो कोई यूज ही नहीं होगा। साउट लिंक दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। फॉल्स और अनसाउट ये भी गलत है, मिसिंग भी गलत है, और साउट लिंक आप क्या करोगे, राइट आंसर करोगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्रीज विच आर डेरिव्ड फ्रॉम द क्लास नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन क्लासिफाइड कैटलॉग आर बेस्ड अपन साउट लिंक। दोस्तों क्लियर। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साउट लिंक को क्या बोलते हैं, वांछित कड़ी। क्या बोलेंगे, वांछित कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नाउन एज। द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज, एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी पुस्तकालयों के लिए, अपॉइंट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा। उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये पूछा है। ऑप्शन ए इकबोट कमेटी, ऑप्शन बी रंगनाथन कमेटी, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, ऑप्शन डी फेजी कमेटी। तो बताइए दोस्तों, कमीशन एंड कमेटी से मैंने बताया था आपको अच्छे से रीड करना है। पूरी कमीशन, जितने भी कमीशन बने हैं, जितनी भी कमेटियां बनी है, उसके ऊपर पूरी क्लास है। कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी की 6 क्लासेज है, वो 6 की 6 क्लासेज अगर कोई लगा लेता है तो लाइब्रेरी साइंस का एक तरह से उसका बेस, जहाँ से शुरुआत हुई है वो बेस तैयार होता है दोस्तों। वहीं से आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है दोस्तों। तो 53 जो आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दोस्तों एडवाइजरी कमेटी है, जिसे सिन्हा कमेटी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सिन्हा कमेटी। क्या बोलेंगे, सिन्हा कमेटी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट्स फॉर द बुक परचेज्ड, पेमेंट फॉर द बुक परचेज्ड कैन बी मेड ओनली आफ्टर डैश डैश डैश। कि पेमेंट बुक की कब कर देंगे, खरीदने के बाद, किस कार्य के बाद में पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे। यानी आप कोई पुस्तक खरीदने जाते हो
तो आप उस पुस्तक में क्या कन्फर्म कर लोगे कि उसके बाद में आप बुक की भुगतान करोगे, पेमेंट करोगे। और लाइब्रेरी के अंदर कैसा होता है वो बताना है। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन के बाद आप पेमेंट करोगे, ऑप्शन बी एक्सेसिंग के बाद करोगे, ऑप्शन सी अरेंजमेंट इन सेल्फ यानी अलमारियों में रख के करोगे, या ऑप्शन डी कैटालॉगिंग सूचीकरण करके करोगे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये अभी बता देता हूँ, एक्वेशन जो सेक्शन हमारा अधिग्रहण विभाग है उसका क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कोई भी है पेमेंट, कोई भी खरीदेंगे हम पुस्तक तो उसका पेमेंट होगा लाइब्रेरी में बुक्स के एक्सेसिंग के बाद, यानी जो एक्सेशन रजिस्टर है हमारा जिसका आकार पड़ा था हमने 16x13, उसमें एंट्री करने के बाद में, एक्सेसिंग करने के बाद में हम बुक्स का पेमेंट कर देंगे जिससे भी हमने खरीदी है। क्लियर। इसके बाद होगा एक्सेसिंग के बाद होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों वो साथ साथ आपके कवर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इन्वेंटेड द ब्राउन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, कि किसने ब्राउन सिस्टम है जो सर्कुलेशन के लिए, बुक्स के लिए, परिसंचालन के लिए, बुक के लिए, आदान प्रदान के लिए, इशू रिटर्न के लिए भी कह सकते हैं, किसने खोज की थी, किसने ब्राउन सिस्टम को बनाया था। ऑप्शन ए है दोस्तों रंगनाथन, ऑप्शन बी है जेम्स डफ ब्राउन, ऑप्शन सी है नीना ई ब्राउन, और ऑप्शन डी है दोस्तों SR कटर। तो दोस्तों याद रखना केवल 3 है विधियां, सिस्टम, एक ब्राउन सिस्टम, एक न्यूयॉर्क सिस्टम और एक 3 कार्ड सिस्टम। इन तीनों की आपको याद रखना है। ब्राउन सिस्टम की बात करें तो दोस्तों ब्राउन सिस्टम की है नीना ई ब्राउन। कौन है? नीना ई ब्राउन। याद रख लोगे नीना ई ब्राउन, ब्राउन से ब्राउन याद रख लेना, ठीक है। फिर भी क्या है, कई बार ब्राउन 2 बार 2 दे देते हैं, तो नीना याद रखना आप, जो कि बोस्टन लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन थी, ठीक है। ब्राउन सिस्टम। अब आती है न्यूयॉर्क सिस्टम। न्यूयॉर्क सिस्टम हालांकि न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बनी थी और वहाँ के सर्कुलेशन के लिए, लेकिन कोई एक व्यक्ति विशेष का जब नाम पूछ लिया जाता है तो न्यूयॉर्क सिस्टम में याद रखना जॉन कॉटन डाना। क्या नाम याद रखोगे? जॉन कॉटन डाना नामक व्यक्ति। और 3 कार्ड सिस्टम की बात करें तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर रंगनाथन जी का नाम आएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी ये क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट गलती करते, क्योंकि हमने पूरा वैसे तो पढ़ा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे है, क्योंकि हम तो ऊपर ऊपरी पढ़े हैं या अंदर पूरा जाकर पढ़े हैं। कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है जिनका आंसर हम नहीं दे पाते हैं। तो बताइए व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजर डाटा, ऑप्शन बी इनपुट डाटा, या ऑप्शन सी रो डाटा, या ऑप्शन डी प्रोसीडर डाटा। इंफॉर्मेशन सोसाइटी की 2 क्लासेज है दोस्तों मेरी, जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर है। अगर वो 2 क्लासेज आप लगा लेते हो तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जो टॉपिक है आपका वो अच्छे से कवर होने वाला है। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजर डाटा, ऑप्शन बी इनपुट डाटा, ऑप्शन सी रो डाटा, और ऑप्शन डी प्रोसीडर डाटा। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा कि इंफॉर्मेशन एक कौन से प्रकार का डाटा होता है। इतना आपको पता है, सबसे पहले डाटा होता है, डाटा के बाद में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद में नॉलेज, नॉलेज के बाद में दोस्तों विजडम MP सितजा के अनुसार ये क्रम था। तो अब बताइए व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। तो याद रखना दोस्तों इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, इसमें राइट आंसर माना हुआ है प्रोसीड डाटा। क्या? प्रोसेसर डाटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कि द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय, कि जो कंसेप्ट है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग का वो किसके द्वारा इनिशिएटेड हुआ था ओरिजिनली। ऑप्शन ए है दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी है OCLC, ऑप्शन सी है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और ऑप्शन डी है एसलिब। तो बताइए दोस्तों आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो ओरिजिनली इनिशिएटेड किसके द्वारा की गई थी? ILA के द्वारा, OCLC के द्वारा, ALA के द्वारा, या एसलिब के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ALA। क्या होगा? ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ये कंसेप्ट है। ALA की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1876 में दोस्तों। क्लियर। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो अच्छे से आप याद रख लेना कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग जो कंसेप्ट है वो किसके इनिशिएटेड बाय किया गया है? ALA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाउ रंगनाथन हैड सक्सीडेड इन मेकिंग कैटलॉगिंग ए साइंस,
कि कैसे रंगनाथन जी सक्सीड हुए थे कैटलॉगिंग साइंस के अंदर, कि हाउ रंगनाथन हैड सक्सीडेड इन मेकिंग कैटलॉगिंग ए साइंस। ऑप्शन ए बाय मेकिंग फ्यू रूल्स, बाय इस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, बाय इस्टेब्लिशिंग कॉमन्स ऑफ कैटलॉगिंग, बाय इस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल एंड कॉमन्स। तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर इसका होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो याद रखना कि बाय इस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल एंड कॉमन्स, प्रिंसिपल एंड कॉमन्स दोस्तों देखो ध्यान से, प्रिंसिपल एंड कॉमन्स इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल मेमोरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर रेस्ट इन, कि द इंटरनल मेमोरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर रेस्ट इन। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी सीआरटी, ऑप्शन डी सीपीयू। तो बताइए दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल दो मेमोरीज हैं, उनमें से कंप्यूटर का पार्ट रेस्ट इन है कीबोर्ड, वीडियो, सीआरटी या सीपीयू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। हिंदी में बात कर लेते हैं, क्या है इसका हिंदी में। कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति भाग अवस्थित होता है, यानी कहाँ स्थित होता है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी। ऑप्शन ए कुंजी पटल में, ऑप्शन बी वीडियो में, ऑप्शन सी सीआरटी में और ऑप्शन डी दोस्तों आपका सीपीयू में। तो बताना चाहूँगा कुंजी पटल गलत होगा, क्यों, वहाँ कहाँ इंटरनल मेमोरी है। वीडियो की बात करें तो वीडियो दोस्तों मॉनिटर होता है, आपका स्क्रीन जो सामने दिखती है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर भी बोलते हैं इसको, इसमें भी नहीं होता, ये भी गलत है दोस्तों। और सीआरटी दोस्तों वीडियो के अंदर होती है, जो सामने आपके पास में जो भी मॉनिटर है एलसीडी है उसके अंदर सीआरटी होती है, जिसका पूरा नाम होता है सीआरटी का कैथोड रेज ट्यूब होती है ये, इसमें भी इंटरनल मेमोरी नहीं होती। आपको पता है कि सीपीयू के अंदर इंटरनल मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह यह सभी होती है दोस्तों। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर क्या होगा, इंटरनल मेमोरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर रेस्ट इज इन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड अडल्ट ग्रोथ हैज बीन डिस्कस्ड। कि लाइब्रेरी साइंस का कौन सा नियम है जो ये कंसेप्ट अवधारणा चाइल्ड अडल्ट ग्रोथ की देता है। तो आपको मैंने एक हिंट दी थी, जहाँ ग्रोथ मिल जाए आपको वर्ड, ग्रोथ से याद रखना है आपको फिफ्थ लॉ दोस्तों। जनरली क्या याद रखोगे, ग्रोथ से फिफ्थ लॉ। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, पांचवा नियम, जो कि युवा विकास, प्रौढ़ा विकास को दोस्तों अवधारणा देता है, कंसेप्ट देता है। तो 60 क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ लॉ ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनिशिएटेड बाय रंगनाथन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मेथड है जो रंगनाथन जी द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए 3 कार्ड सिस्टम, ऑप्शन बी कार्डेक्स सिस्टम, ऑप्शन सी 1 कार्ड सिस्टम या ऑप्शन डी 2 कार्ड सिस्टम। थोड़ी देर पहले दोस्तों जब ब्राउन चार्जिंग सिस्टम की हमने बात की थी तो मैंने 3 कार्ड सिस्टम की बात की थी, और 3 कार्ड सिस्टम में 3 कार्ड होते हैं, और इसको किसने इनिशिएटेड किया था, किसने बनाया था इस पद्धति को, तो ये भी बताया था मैंने, और किसके लिए बनाया गया था। तो 3 कार्ड सिस्टम का दोस्तों क्या बताया था, डॉक्टर रंगनाथन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 3 कार्ड सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। त्रिपत्रक प्रणाली दोस्तों, त्रिपत्रक प्रणाली। अगला क्वेश्चन, इन ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड नंबर्स ऑफ सेक्शन इन मेन एंट्री आर। पीछे जो क्लास हुई थी उसमें ट्रिपल सी के मैंने मेन एंट्री और एडेड एंट्री दोनों के बारे में आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ। ट्रिपल सी है, जैसे इसमें 2 प्रकार की एंट्री होती है, एक तो होती है दोस्तों मेन एंट्री, क्या होती है मेन एंट्री, और एक होती है एडेड एंट्री, क्या होती है एडेड एंट्री। मेन एंट्री में 6 सेक्शन होते हैं, कुल कितने सेक्शन होते हैं, 6। कौन कौन से, पहला लीडिंग सेक्शन, दूसरा हेडिंग सेक्शन, तीसरा दोस्तों टाइटल सेक्शन, चौथा दोस्तों नोट सेक्शन, पांचवा एक्सेशन नंबर और छठा दोस्तों ट्रेसिंग। और ये ट्रेसिंग है ना, ये ट्रेसिंग होती है कार्ड के बैक साइड, और कार्ड के बैक साइड बनती है एडेड एंट्री, यानी ट्रेसिंग में क्या लिखेंगे, एडेड एंट्री को लिखेंगे। और ये एडेड एंट्री जनरली 3 प्रकार की होती है, पहली क्रॉस रेफरेंस एंट्री, इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। फिर जो इंडेक्स एंट्री है वो 2 प्रकार की होती है, क्लास इंडेक्स और बुक इंडेक्स। तो हमने बात करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ट्रिपल सी जो है
उसमें कितने सेक्शन होते हैं मेन एंट्री के अंदर। तो याद रखना कितने सेक्शन होते हैं मेन एंट्री में, ट्रिपल सी में 6 सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका राइट आंसर होगा। कितने क्वेश्चन? 6 सेक्शन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हु वाज द टीचर ऑफ एस.आर. रंगनाथन एट लंदन? की रंगनाथन जी थे, उनका लंदन में टीचर कौन था, शिक्षक कौन था? ऑप्शन ए है मेलविल डेवी, ऑप्शन बी है जेडी ब्राउन, ऑप्शन सी है WBC सैयर्स और ऑप्शन डी है एंथोनी पेनेजी। तो रंगनाथन जी जब लंदन इंग्लैंड गए थे पढ़ने तो वहाँ उनके टीचर थे दोस्तों, आप बताइए टीचर कौन थे? तो टीचर थे WCB सैयर्स, WBC या WCB सैयर्स थे, जो कि रंगनाथन जी के लंदन में टीचर थे, शिक्षक थे। कौन? WCB या WBC सैयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इज ओशियनोग्राफी। कि ओशियनोग्राफी है वो किस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति से बना है? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या? ओशियनोग्राफी। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, अच्छे से टॉपिक पढ़ लेना दोस्तों, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और आप आंसर भी उसका लगभग ऑलमोस्ट गलत जाता है अगर आपने अच्छे से रीड नहीं किया है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन ए लूज असेंबल्स, ऑप्शन बी क्लस्टर, ऑप्शन सी डिस्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी एग्लोमेरेशन। अगर इनकी आप थ्योरी भी दोस्तों अच्छे से पढ़ोगे ना, जो सब्जेक्ट मेथड्स हैं, तो आप उस डेफिनेशन को पढ़ के ही बता सकते हो कि कौन सी विधि का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस सब्जेक्ट में किया जाता है। तो ओशियनोग्राफी इनमें से कौन से सब्जेक्ट फॉर्मेशन से बना है, हमें ये बताना है। तो याद रखना जो क्लस्टर है, क्लस्टर यानी समूहन, इससे बना है ओशियनोग्राफी, क्लस्टर से। किससे बना है दोस्तों? क्लस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, कार्डेक्स सिस्टम यूज टू कंट्रोल। की जो कार्डेक्स सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करता है, किसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए बुक्स, ऑप्शन बी पीरियोडिकल्स, ऑप्शन सी मैगजीन्स, ऑप्शन डी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो याद रखना ये कार्डेक्स सिस्टम किसके लिए कंट्रोल करता है या किसके लिए बना है? तो ये सीरियल कंट्रोल का होता है दोस्तों, पीरियोडिकल्स का होता है। 3 कार्ड सिस्टम मैंने बता दिया था, वो इसकी जगह नहीं था, 3 कार्ड सिस्टम सर्कुलेशन के लिए था, तो वो गलती से बता दिया। तो याद रखना कार्डेक्स सिस्टम जो है वो सीरियल कंट्रोल या पीरियोडिकल्स के लिए बना है, यूज किया जाता है। इंडिया में रैन रेमिंगटन ऑफ इंडिया इसका सिस्टम का निर्माण करता है, कार्डेक्स सिस्टम का। इसमें अलग अलग कार्ड होते हैं, ट्रेज होती है, कितने ट्रेज में कितने दोस्तों कार्ड रखे जाते हैं, ये सब आप अच्छे से रीड करके जाना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ ये क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अब हमारी लगातार क्लासेस तो चल रही है दोस्तों, इस क्लासेस को तो आप अच्छे से रीड करना ही करना है। इसके अलावा आप जितनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ नया पढ़ने से दोस्तों बचना, क्योंकि ये दोस्तों वास्तविकता है, सत्य है कि आप कुछ नया अब पढ़ने बैठोगे तो आपको यही लगेगा मैंने तो यही नहीं पढ़ा, मैंने तो यही नहीं पढ़ा, मैंने तो यही नहीं पढ़ा, तो आप ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाओगे दोस्तों इससे। तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको निकालना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से रहे। ठीक है, कुछ नया पढ़ो। तो दोस्तों अगर कोई टॉपिक, 1-2 टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, कुछ नया, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और दूसरी बात क्या है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ न कुछ टॉपिक्स या कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल होते हैं। तो हर एक बुक में आपको सिमिलर ना मिलकर अलग अलग मिलेंगे, तो आप उससे कंफ्यूज भी हो जाओगे कि ये सही है या ये सही है। तो इससे अच्छा है कम पढ़ लो, भले ही जो पढ़ो दोस्तों पूरा पढ़ लो, गलत मत पढ़ो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। मुझसे भी कोई गलती होती है तो मैं दोस्तों आपके लिए मैसेज को पिन कर देता हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत ना दें, आपके दोस्तों फ्यूचर की बात रहती है। तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ दोस्तों बने रहिए, आने वाली हर एक क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। और मैंने ये भी कहा था कुछ दिन रुक जाइए, आपकी क्लासेस को बढ़ा भी दिया जाएगा, और लगभग आपके एग्ज़ाम तक हर एक टॉपिक से, हर एक यूनिट से आपके हर एक क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो सभी करवा दिए जाएंगे दोस्तों। केवल 2-4 दिन की बात और है, उसके बाद हम क्लासेस को और बढ़ा देंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाए दोस्तों। तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए। क्लासेस को हर फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल में ग्रुप से चैनल्स हैं दोस्तों, वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए।